एग्जाम 300 फाइट फॉर ग्लोरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 300 यूपी में। आज ये पॉलिटी सीरीज का 9वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में जानेंगे। ये लेक्चर सीरीज इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ यूपी पीसेस और लोअर पीसेस के लिए बहुत लाभकारी होगी, तो पूरी सीरीज को देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है व उसके अधीन उच्च तथा अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं। तो एकीकृत न्याय व्यवस्था का मतलब क्या है? तो इसमें एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनता है। सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके अंडर हाई कोर्ट्स आती हैं और हाई कोर्ट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर लोक अदालत आती हैं, जिनमें विलेज और पंचायत लेवल की अदालतें होती हैं। तो इन सबके ऊपर मॉनिटरिंग कौन करता है? तो सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आती है हाई कोर्ट्स के अंदर आती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर आती है लोक अदालतें। तो ये एक पिरामिडल स्ट्रक्चर है, इसी का मतलब है एकीकृत न्याय व्यवस्था। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 तक उल्लिखित हैं। तो कौन से में है? भाग 5 में। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल वर्तमान में संख्या कितनी है? तो 34 है, 33+1। ये जो पॉइंट है, ये आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट और में पूछा जा सकता है। तो टोटल इस समय जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 34 है, जिसमें 1 यानी कि एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और बाकी 33 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। मगर राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन कौन देता है कि इनको ही नियुक्ति की जाए? तो वो रिकमेंडेशन जो देता है वो एक जजेस का ही कोलेजियम होता है, जिसमें 5 जजेस होती हैं, 5 जजेस होते हैं, जिसमें कि एक जो है आपका जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके अलावा 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो इनका एक कोलेजियम होता है, वो रिकमेंडेशन देता है राष्ट्रपति को कि इन्हें जो है मुख्य न्यायाधीश चुना जाए। फिर उसके बाद वो जो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति चुनता है, उसकी सलाह से अन्य न्यायाधीश भी चुने जाते हैं। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि अब अर्हताएं हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए। उसे किसी उच्च न्यायालय या 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। तो उच्च न्यायालय में या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में लगभग 5 वर्ष तक उसे न्यायाधीश होना चाहिए, तब वो बन पाएगा पहला भारत का नागरिक हो। और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है कि उसने हाई कोर्ट में या 2 से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक उसने जो है न्यायाधीश का कार्य संभाला हो। तीसरा है, उसे किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों से मिलाकर कम से कम 10 वर्ष तक का अधिवक्ता हो, या तो जज हो रहा हो, या फिर 10 वर्ष तक उसने वहाँ पे जो है वो अधिवक्ता का काम, यानी कि उसने एडवोकेट का काम किया हो। किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष होगा। नेक्स्ट है, वह राष्ट्रपति के विचार में पारंगत विधि वेत्ता हो। अगर ये सभी क्वालिटीज नहीं है इनके अलावा, यह एक राष्ट्रपति समझता है कि वह जो है संविधान में और विधि में बहुत ही पारंगत है, बहुत ही मतलब हाईली इंटेलेक्ट है, तो उससे राष्ट्रपति डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकता है, और ऐसा हुआ भी है। अगला पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। तो कोई भी न्यूनतम आयु नहीं है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि संसद कर सकती है, अभी हमने पढ़ा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद त्याग देते हैं। तो शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, और उनको दिलाता है जिनका जो कोलेजियम सिस्टम है वो नाम रिकमेंड करता है। कोलेजियम सिस्टम क्या होता है? तो कोलेजियम सिस्टम जो है वो 5 जजेस का, सुप्रीम कोर्ट के ही 5 जजेस का जो है वो एक ग्रुप होता है, जिसमें कि एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और बाकी 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अगला है अनुच्छेद 124 का 4। अनुच्छेद 124 का 4 कहता है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदन संख्या की बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थन संवादेन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। यानी कि अगर किसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है, तो उसके ऊपर पहले जो है वो सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर आरोप लगा होना चाहिए, जिस आरोप को संसद के जो दोनों सदन है उसमें कम से कम 2/3 मत द्वारा उसको पारित कर देना चाहिए अलग अलग। इसके लिए मतलब ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा उसे 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए उस प्रस्ताव को, और फिर उसी सत्र में राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की एज कितनी है? तो वो 65 वर्ष है, यानी कि मैक्सिमम 65 वर्ष तक ही वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी अन्य न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा लॉजिकल भी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जब जजेस रह चुके हैं तो और किसी लोअर अदालत में जाके या सुप्रीम कोर्ट के नहीं जाके आप वकालत नहीं कर सकते हैं। अगला देखते हैं अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 कहता है उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है तथा उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या है? तो अभिलेख न्यायालय का अर्थ है इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी केस में कोई डिसीजन दिया तो वो डिसीजन जो है वो एज अ एविडेंस या एक तरीके से एक लॉ के तरीके यूज किया जा सकता है अन्य आने वाले जो केसेस होते हैं उनमें, तो उसे ही अभिलेख न्यायालय कहते हैं। अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 131 के कहता है केंद्र और राज्यों के बीच, दो या अधिक राज्यों के बीच तथा भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों की शक्ति और एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति मूल यानी आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। यानी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की ये पावर है कि अगर केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद है उसको सुलझाने की, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद है उसको सुलझाने का, या भारत सरकार और किसी और राज्य या भारत सरकार और दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो उसके सुलझाने की जो मूल जो शक्ति है वो किसके पास है? वो है सुप्रीम कोर्ट के पास। अगला आता है अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 कहता है अपने निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन या रिव्यू किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए कोई पुराना जजमेंट हो सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट अपने उस पुराने जजमेंट को दोबारा से रिव्यू कर सकता है, उसको पलट सकता है। ये भी इसे पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं। जैसे आप पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक जो बेरूबारी वाला केस हुआ था 1960 में, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उसने बोला था कि जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है वो जो है वो संविधान का पार्ट नहीं है। मगर 1973 का जो केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रस्तावना है उद्देशिका है वो संविधान का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट इज संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। इस शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। अधिकारित पाए जाने पर उन्हें अविधिक, असंवैधानिक और अवैध घोषित किया जा सकता है। मतलब संविधान की जो व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो जो संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। यानी कि संविधान से रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो उसको सॉल्व कौन करेगा? तो वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। इस शक्ति के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है वो केंद्र व राज्य स्तरों पर, मान लीजिए केंद्र या किसी राज्य गवर्नमेंट ने कोई नियम, कानून या अधिनियम बनाया तो जो कि संविधान की जो है मूल भावना के खिलाफ है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस अधिनियम को, वो उस नियम को जो है अविधिक, असंवैधानिक घोषित कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार को जो है वो क्या बोल सकते हैं, मजबूर कर सकती है कि उसको वापस लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक कहा जाता है इसी वर्ड पे, क्योंकि उसकी व्याख्या करने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को ही है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, और संविधान के संरक्षक का भी अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को ही है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे या आंतरिक संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, स्रोत, न्यायिक व्याख्या जो है वो एक केस से आती है जिसका नाम था केशवानंद भारती। तो यही 1973 का केस था, केशवानंद भारती केस, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि जो उद्देशिका जो है, जो प्रस्तावना है संविधान की, वो जो है संविधान का मूल भाग है। और इससे पहले जो 1960 का केस हुआ था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने था वो माना था कि ये उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग नहीं है। तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट को पलट दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती केस 1973, इसमें ही जो है वो मूल स्ट्रक्चर यानी कि मौलिक ढांचे का, जो संविधान का जो मौलिक ढांचा है या बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका जो कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट इज इसके तहत संविधान के किसी भी संशोधन की उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है। यदि कोई संशोधन संविधान के मौलिक आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो जो है उस नियम को या उस संविधान को, उस नियम को या उस संशोधन को जो है सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित करके उसको स्ट्रक डाउन कर सकती है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो अनुच्छेद 143 क्या कहता है? अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की पावर है कि वो
किसी केस में संवैधानिक या किसी विधि के केस में, किसी लॉ के केस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट से हेल्प ले सकता है, परामर्श ले सकता है। और 123 क्या थी? तो आर्टिकल 123 में जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। इसी तरीके से आर्टिकल 213 क्या था? तो 213 जो राज्य में जो गवर्नर होते हैं उनकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 145 का 3 अनुच्छेद 145 का 3 कहता है सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले या राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 अभी हमने पढ़ा ऊपर, जब राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है, वो है सर्वोच्च न्यायालय से मांगे गए परामर्श की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए, यानी कि इसे ये संवैधानिक बेंच कहते हैं। तो अगर राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से कोई परामर्श मांगता है तो उसके लिए कम से कम 5 जजों की बेंच, जिसे हम संवैधानिक पीठ कहते हैं, संविधान पीठ कहते हैं, उससे मांगेगा। या न्यायालय जो है वो किसी केस में संविधान के निर्वचन संबंधित मामला, यानी कि कोई नियम या कानून जो है, अधिनियम जो है वो संविधान की उल्लंघन तो नहीं कर रहा, उसके लिए अगर कोई बेंच बनेगी तो वो कम से कम 5 जजेस की होगी, इसे संवैधानिक बेंच भी कहते हैं। नीचे वही पॉइंट लिखा है, इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित कहा गया है, यानी कि इसे संवैधानिक पीठ कहते हैं। अब देखते हैं उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय राज्यों में होते हैं। भारतीय संविधान के में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हुए तो भाग 6 के अध्याय 5 के तहत अनुच्छेद 214 से 231 तक है। तो 214 से 231 तक जो अनुच्छेद है वो उच्च न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा। अभी आगे चल के हम देखेंगे कि कई जो राज्य हैं उनमें खुद के उच्च न्यायालय नहीं है, मगर एक कॉमन उच्च न्यायालय होता है जो कि कई सारे राज्य को कवर करता है। नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर यही है कि एक उच्च न्यायालय 2 से 3 राज्य को जो है वो कवर करता है, यानी कि 2 से 3 जो राज्य हैं वो एक उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा में आप ये समझ सकते हैं, पंजाब और हरियाणा का एक कॉमन हाई कोर्ट है, उसमें पंजाब और हरियाणा के दोनों के केस देखे जाते हैं। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, मगर ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो ये दोनों ही पॉइंट है क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए ये पूछे जाते हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा संसद को अनुच्छेद 231 के तहत यह अधिकार दिया गया कि वह विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों अथवा 2 या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो इसी केस के लिए इसको बनाया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956। एक कॉमन उच्च न्यायालय राज्यों के लिए या राज्य और जो है यूनियन टेरिटरीज के लिए बनाने के लिए 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया था। अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। अभी अभिलेखीय न्यायालय का अभी हमने एक्सप्लेनेशन देखा था सुप्रीम कोर्ट के केस में, यानी कि उच्च न्यायालय अगर कोई जो है कोई जजमेंट देता है तो उस जजमेंट को ऐसा एविडेंस माना जाएगा अगले आने वाले केसेस में, उच्च न्यायालय के भी और जो से नीचे वाले न्यायालय हैं उनके। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट भी पावर थी कि उसके जो जजमेंट है उनको ऐसा क्या बोलते हैं एविडेंस माना जाएगा, एक साक्ष्यात्मक वो माना जाता है जिसको कि देखकर आगे के आने वाले जजमेंट्स किए जा सकते हैं। अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य यह है उच्च न्यायालय के निर्णय आदेश आदि अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्यकार होंगे तथा उन्हें अपने अवमान के लिए दंड देने सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां भी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति करता था। वैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो कितनी उम्र है? तो वो है 62 वर्ष। तो अधिकतम उम्र कितनी? 62 है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के लिए कितनी थी? 65 थी। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 एज है मैक्सिमम और उच्च न्यायालय के लिए 62। आपके हाई कोर्ट में ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला पेपर है उसमें ये पूछी जा सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करते हैं। तो वही सेम प्रोसेस है जैसे सुप्रीम कोर्ट वाली थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया तथा सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा आदेश संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में विशेष बहुमत से पारित के आधार पर ही जारी कर सकता है। तो सेम वही क्लॉज है, वही तरीके हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए था, वैसा ही सेम जो है वो हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी है। बट सिर्फ और सिर्फ एज में डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो मैक्सिमम एज थी जजेस की रिटायर होने की वो 65 साल थी, जबकि उच्च न्यायालय में मैक्सिमम एज है 62 ईयर्स। अगला आता है अनुच्छेद 217 का 2। अनुच्छेद 217 का 2 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए वही योग्य होगा जो भारत के, यानी कि ये योग्यता बताता है। 271 जो है वो
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन होने की योग्यता बताता है। तो क्या-क्या योग्यता है? तो पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, यानी कि वो एडवोकेट रहा हो 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक। या ऐसे व्यक्ति जो न्यूनतम 10 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण कर चुका हो, यानी कि किसी दूसरे या लोअर कोर्ट्स में जज रहा हो 10 वर्ष तक, या किसी उच्च न्यायालय में 1 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार वो लगभग 10 साल तक वो अधिवक्ता यानी एडवोकेट का काम किया हो, या फिर 10 वर्ष तक जो निचली अदालतें हैं उनमें वो जज का पद धारण कर चुका हो। ऐसे लोगों को ही जो है 217 के तहत हाईकोर्ट का जज बनाया जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्तियां हैं। अब ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट आता है, रिट जारी करने की शक्तियां। तो आपको ऐसा लगेगा कि रिट जारी करने की शक्तियां सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा है, बट रिट जारी करने की शक्ति जो है वो हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। क्यों? वो ऐसा है कि जो रिट जारी होती है वो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन के उसमें ही कर सकता है, केस में कर सकता है, मगर जो आपका हाई कोर्ट है उसको मूल अधिकारों के अलावा भी केसेस है उनमें भी रिट जारी करने की शक्ति है। तो इस प्रकार से जो रिट जारी करने की शक्ति है वो हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होती है। कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूछा जा सकता है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में और यूपीपीसीएस और आरओ में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है कि रिट जारी करने की शक्ति किसकी ज्यादा है। तो आपको ऑब्वियसली लगेगा सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा है, मगर ये गलत आंसर होगा। रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट की ज्यादा होती है उच्चतम न्यायालय से। क्यों? क्योंकि उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने के लिए जो शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए ही दी गई है, जबकि जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है वो मूल अधिकारों के अलावा भी अलग केसेस में भी जो है वो रिट जारी कर सकती है। अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर अधीक्षण यानी सुपरिंटेंडेंस रखने की शक्ति रखता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास थी, वो सभी उच्च न्यायालयों पर अपनी जो है वो अधिकारिता रखता है। उसी प्रकार उच्च न्यायालय अपने अंडर आने वाले जो है राज्यों में अंडर आने वाले जो न्यायालय हैं उन पर सुपरिंटेंडेंस यानी कि अधीक्षण रखने की शक्ति रखता है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 है, तथा उनमें 7 का क्षेत्राधिकार 1 या 1 से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों पर है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 7 ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ उच्च न्यायालय कितने हैं इस समय? तो टोटल नंबर ऑफ उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 हैं। ये पूछा गया है पॉइंट इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में। तो कितने अभी टोटल हाईकोर्ट है हमारी कंट्री में? तो टोटल हाईकोर्ट्स के नंबर हैं वो है 25। नेक्स्ट इज दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि अन्य केंद्र शासित विभिन्न राज्य संघ या राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों में के राज्य क्षेत्र में आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 2 एक्सेप्शन है। अभी इस टाइम पर टोटल कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे देश में? तो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो उनमें उन 8 जो यूनियन टेरिटरीज हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर है, इनके पास इनके खुद के उच्च न्यायालय हैं, जबकि अन्य जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो अन्य राज्यों के अंडर में आती हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट हो जाती है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर इनके खुद के जो है वो हाई कोर्ट हैं, जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। और टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं इंडिया में? तो 25 हैं। सर्वप्रथम 1862 में, ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के हिसाब से भी और पॉलिटी दोनों में ही पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो है वो कहाँ पे उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी? तो भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक साथ करी गई थी। कलकत्ता में, बम्बई में तथा मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना करी गई थी। किस वर्ष में? 1862 में। फिर जो इलाहाबाद का जो उच्च न्यायालय है वो कब बनाया गया? वो बनाया गया 1866 में, यानी कि 4 वर्ष बाद। तब जो है उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत था 1866 में उत्तर प्रदेश का नाम। तो इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम पे जो है यहाँ पे आगरा और सदर दीवानी अदालत के स्थान पर हुआ था। यहाँ पे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो स्थापना थी वो 1866 में। तो ये भी दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे सबसे पहले उच्च न्यायालय कहाँ पे बने थे? तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में बने थे। कब बने थे? 1862 में बने थे। इलाहाबाद वाला कब बना है? इलाहाबाद वाला बना है 1866 में। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में ये दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट है 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था इसी को ही। 1866 को पहले आगरा में बनाया गया था, फिर आगरा से इसे 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये तीनों पॉइंट जो है आपसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो हाईकोर्ट बना था वो कहाँ बना था? तो पहले बना था आगरा में, उत्तर पश्चिमी प्रांत तब उत्तर प्रदेश का नाम था, और बनाया कब गया था? 1866 में। फिर 1869 यानी कि 3 साल बाद इसे इलाहाबाद स्थानांतरित या ट्रांसफर कर दिया गया था। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ष 1919 में इसे वर्तमान नाम यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम दिया गया था। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है।
नेक्स्ट आते हैं अधीनस्थ न्यायालय या लोअर कोर्ट्स। संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के तहत अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान किया गया है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अगला है अनुच्छेद 233(1) के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पद स्थापना और प्रोन्नति या पदोन्नति उस राज्य का राज्यपाल करेगा। तो जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो जिला न्यायालय हैं, उनकी में जो जजेस की नियुक्ति है वो कौन करता है? वो राज्यपाल करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राज्यपाल कौन से जजेस की अपॉइंटमेंट करता है। तो जो राज्यपाल है वो जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है वो अपॉइंटमेंट करता है, जबकि जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है उनमें जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो उनमें जजेस की अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्यपाल सिर्फ और सिर्फ जिला और सत्र न्यायालय के जो है उनकी ही न्यायाधीशों की जो है अपॉइंटमेंट करता है। अगला है लोक अदालतों के माध्यम से सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जा सकता है। तो जो लोक अदालतें लगती हैं उनमें क्या किया जाता है? उनमें समझौता किया जाता है, समझौता करके निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधिक ज्ञान रखने वाले पीठासीन अधिकारी होते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो लोक अदालत में जो जजेस होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो जो होते हैं वो रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी होते हैं या विधिक ज्ञान रखने वाले कोई पीठासीन अधिकारी हो सकते हैं, यानी हाई रैंकिंग ऑफिसर हो सकते हैं, कोई आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है। ग्राम न्यायालय, तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय को सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई का अधिकार है। यही पॉइंट पूछा गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट 2021 वाले में कि जो ग्राम न्यायालय है उनके अंतर्गत उनको कौन कौन से जो केसेस देखने की शक्ति है, तो वो सिविल तथा आपराधिक दोनों मामले देख सकते हैं। आपको लगेगा सिविल देख सकते हैं मगर आपराधिक भी देख सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो था ग्राम अधिनियम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत जो ग्राम न्यायालय थे उनको सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये जो आपके अधीनस्थ न्यायालय है उनके लिए। तो ये आज का लेक्चर था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू।